अध्याय 1 जीवों का विकास इवोल्यूशन। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में। नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर और कोई उड़ने वाला, जैसे कि चित्र क्रमांक 1 में दर्शाया गया है। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तिलचट्टा कॉकरोच भी। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। जरा सोचिए, ऐसा कैसे हुआ होगा? कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा? क्या आप जानते हैं, गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। 1.1 जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिरैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है, उसके लिए खाद्य संसाधन, जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? यह जानने के लिए हम इस ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। ग्राफ देखकर बताएं कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? इनमें से किसके बढ़ने की दर ज्यादा तेज है? वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा,
परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है? क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं? जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। उसी समय कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। 1.2 बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास के इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी थी, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। 1.3 डार्विन के अवलोकन। ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीज भी दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। क्या आप जानते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा
तब तहलका मच गया। तब तक यह मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं। इसे सिल्केंथ नाम दिया गया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। 1.4 गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिल्लो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बीगल का सफर आगे बढ़ा, तब उन्हें और कई प्रकार के भू आकृतियां, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। 1.4.1 विविधता, तथ्य और प्रमाण, वेरिएशन एंड एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी, आर्माडिल्लो का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंगे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते थे, कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी, उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर चित्र के अनुसार से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण होमोलॉगस कैरेक्टर था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या है? आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें। पहले पौधों में, फिर जंतुओं में। क्रियाकलाप 1, सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलॉगस कैरेक्टर्स।
आपने कई प्रकार के तने देखे हैं। कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग-अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखिए। दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि प्रतान, कद्दू, झुमकलता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग-अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। आपने चित्र में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमेरस है एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ना हैं, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहां पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर्स कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग-अलग थे, अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग है, और समवृत्ति लक्षणों में उत्पत्ति अलग-अलग है पर कार्य एक जैसे है। 1.4.2 चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग-अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। क्रियाकलाप 2। कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूं इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्यों द्वारा चयन का नतीजा है। डार्विन के बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है। 1.4.3 विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज्यादा। जिनकी जीने की क्षमता ज्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। चौथा,
किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। पांचवा, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। छठवां, लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलिस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और सन 1889 में छपी थी। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन में चीता फरारी को भी मात दे सकते हैं, पर चीताओं के लिए इतना तेज भागना क्यों आवश्यक है? चीताओं का एक प्राकृतिक हैबिटेट अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान हैं, जहां पर शेर और लकड़बग्घे भी पाए जाते हैं। ये दोनों जानवर शिकार के लिए चीता से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कभी कभी ये जानवर भोजन के लिए चीता को मारने का प्रयास भी करते हैं। अपना बचाव करने के लिए चीता को अपने शिकार और शिकारी दोनों से तेज होना होगा। लचीली स्पाइन और लंबे पैर चीता को तेज दौड़ने के लिए एक परफेक्ट आकृति और बनावट प्रदान करते हैं। एक ही प्रजाति के अंदर कुछ चीता दूसरे चीताओं से तेज दौड़ते हैं। इन दोनों चीताओं में कौन सा चीता भोजन की रेस में जीतेगा? प्रकृति में सब जीव सर्वाइवल के लिए, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक ही स्पीसी के अंदर प्रतिस्पर्धा से ही नए जीव विकसित होते हैं। कंपटीशन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 में प्रपोज की थी। डार्विन ने ये देखा कि एक ही स्पीसी में जीवों में बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। डार्विन ने प्रपोज किया कि जिन जीवों में ऐसे गुण हैं जो उनके पर्यावरण के अनुकूल हैं, ऐसे जीवों की सरवाइव करने की, प्रजनन करने की और अपने गुणों को अगली जनरेशन में पास करने की संभावना अधिक है। दूसरी तरफ जो जीव अपने वातावरण के साथ ठीक प्रकार से समायोजित नहीं है, वो प्रजनन और सरवाइव नहीं कर पाते। ये कम समायोजित गुण धीरे धीरे किसी भी आबादी में से गायब हो जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से धीरे धीरे स्पीसी में चेंज आता है और नई स्पीसीज विकसित होती हैं। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई तो डार्विन का काफी विरोध हुआ, लेकिन आज इस थ्योरी को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाता है। 20वीं शताब्दी में ये डिस्कवरी हुई कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। बीमारियों के इलाज के विषय में नेचुरल सिलेक्शन मनुष्यों पर सीधा प्रभाव डालती है। 1928 में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। इसने बीमारियों के इलाज में काफी मदद की और जल्दी ही बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा। वैज्ञानिकों ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सिलेक्शन ऑफ फेवरेबल जीन्स से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ सालों में पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन पर पेनिसिलिन का प्रभाव खत्म हो गया था। इन बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। इन्हें फिल्टर बैक्टीरिया कहा गया और इन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव न होता था। अंततः 20वीं शताब्दी में ऐसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन विकसित होने लगी जिन पर पेनिसिलिन का कोई प्रभाव ही न पड़ता था। आजकल डॉक्टर एंटीबायोटिक का प्रयोग कम करते हैं और इन्फेक्शंस का इलाज करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि वेरिएशंस की वजह से
एक ही स्पीसीज के जीवों में विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं की वजह से कुछ जीवों के सर्वाइवल की संभावना अधिक होती है। ये जीव अपने गुणों को अपनी अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। हमने ये भी सीखा कि कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और इससे डॉक्टरों को इलाज करने में काफी कठिनाई होती है। ये अडैप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। 1.5 प्रजातिकरण स्पेसिएशन। 1.5.1 अनुकूलन और प्रजातिकरण अडैप्टेशन एंड स्पेशिएशन। जैसा कि हमने पढ़ा है, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन अडैप्टेशन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? सोचकर बताएं कि कुटुमसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण स्पेशिएशन कहा जाता है। 1.5.2 प्रजातियां आखिर क्या है? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे, कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलबबाज, कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। आखिर ऑस्ट्रेलिया के जानवर इतने अलग क्यों होते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अद्भुत जानवर स्पीसिएशन यानी प्रजातिकरण प्रोसेस के जरिए कैसे बनते हैं। स्पीसिएशन वो प्रोसेस है जिसमें इवोल्यूशन यानी क्रमागत विकास की श्रृंखला के दौरान नए और विशिष्ट प्रकार के जीव बनते हैं। आज सभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन लाखों साल पहले पेंजिया नाम का सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे सभी कॉन्टिनेंट्स का सेपरेशन शुरू हो गया। जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दूसरे सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गया तो उसके प्लांट्स और एनिमल्स भी दूसरे कॉन्टिनेंट की स्पीशीज से अलग हो गए। प्लांट्स और एनिमल्स का यही आइसोलेशन नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बना। कॉन्टिनेंट्स के आइसोलेशन ने स्पीशीज को अलग अलग जीन्स वाले दो पूल्स में बांट दिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सी बैरियर होने के कारण प्लांट और एनिमल्स अपनी स्पीशीज की दूसरी पॉपुलेशन से अलग होते गए। अब नए जीन्स पूल्स के लिए क्लाइमेट, फूड और कंपटीशन जैसी कंडीशंस बिल्कुल अलग थीं। इसे स्पीसिएशन में दूसरा की पार्ट माना जाता है। जो प्लांट्स या एनिमल्स नई कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाए उनकी डेथ हो गई, जबकि जिन्होंने नई कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया वो बच गए। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में जीन्स पूल्स समय बीतने के साथ चेंज होते गए, जिसके चलते स्पीशीज पीछे छोड़े गए स्पीशीज से भिन्न होते गए। स्पीसिएशन का ये तीसरा स्टेप था।
इवेंचुअली स्पीशीज में इतना ज्यादा अंतर आ गया कि आइसोलेटेड स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग बंद हो गई, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। ये स्पीसिएशन का फाइनल स्टेप है। ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज के अलावा मेडागास्कर का लीमर और बाओबाब जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हो गए थे। फेमस जायंट टर्टल्स और यूनिक कॉर्मोरेंट्स यानी जल काग साउथ अमेरिका से अलग हुए गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाते हैं। इनके पूर्वज यहाँ या तो उड़ के आए थे या तैर के, या फिर सबसे करीब के कॉन्टिनेंट से राफ्ट यानी बेड़े के जरिए यहाँ आए थे। इन स्पीशीज की अपनी विशिष्टता है। इंसानी या प्राकृतिक कारणों से इनके अलग एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो ये विलुप्त हो सकती हैं। जब ह्यूमंस ने तस्मानियन टाइगर के हैबिटेट में घुस के इनका शिकार करना शुरू किया तो ये विलुप्त हो गए। तो ये फिजिकल बैरियर्स के कारण होने वाले स्पीसिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। सेम स्पीशीज के मेंबर्स भी बायोलॉजिकल और बिहेवियरल बैरियर के कारण एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अलग अलग जगहों में रहने के कारण सेम स्पीशीज की बर्ड्स में समय के साथ डिफरेंट मीटिंग रिचुअल्स यानी समागम की अलग पद्धति विकसित हो जाती है और इसलिए फीमेल्स सिर्फ उसी जगह के मेल्स के रिचुअल्स की तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग जगहों में रहने वाले जीवों को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस या फूड प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है और इसलिए उनका मेटिंग सीजन अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। इस तरह की घटना नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले टोड्स के साथ देखने को मिली है। समय के साथ इन दोनों का ही स्पीसिएशन हुआ, जिसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के रूप में जाना जाता है। तो याद रहे, दुनिया भर के जानवरों और वनस्पतियों की अद्भुत विविधता स्पीसिएशन प्रोसेस की वजह से है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: जीवों का विकास, प्रजातिकरण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, जीवाश्म, समवृत्ति लक्षण, सजातीय लक्षण। हमने सीखा: पहला, जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती है। दूसरा, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। तीसरा, मनुष्यों द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है। चौथा, प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। पांचवा, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। छठवां, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जैविक प्रजाति माना गया। सातवां, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है।